हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर सीरीज। सर, आज हम कौन से टॉपिक से चालू करने वाले हैं अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बेटा बता देना चाहता हूं कुछ बातें जो आपको इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले याद रखनी है। पहली बात, आपके पास में आपकी एमसीक्यू जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास में आते हैं बेटा, वो क्वेश्चन आपके पास में तीन कैटेगरी में मिनिमम डिवाइड होते हैं। वैसे कैटेगरी 5 होती है बट मैं 3 बता रहा हूं। पहली कैटेगरी होती है जहां हम बोलते हैं स्ट्रेट टाइप क्वेश्चन, दैट मींस जहां पे 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ही आंसर सही मिलेगा और बाकी 3 गलत होंगे। उसे बोलते हैं सिंपल टाइप या स्ट्रेट क्वेश्चन टाइप बोलते हैं। तीसरा पार्ट क्या होता है, जहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज्यादा आंसर ठीक है बट आपको चूज करना है एक आंसर, दैट मींस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना। ये टेक्निक में सिखाने वाला आप लोगों को, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उन्हें विद इन सेकंड कैसे करेंगे ये हम जानेंगे अपनी सीरीज के अंदर। तो इन शॉर्ट, जो ये क्लास हमारी हम सीरीज लेने वाले हैं सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर जितना अपार्ट कवर होगा उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, क्योंकि रीजन इज हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में अपने कंसेप्ट को भी फास्टली आपके पास रिवाइज करेंगे। हालांकि कंसेप्ट बैच की हम पहले सीरीज ले चुके हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने कंसेप्ट के बारे में। चलिए भाई बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरे लाल, वो रहने वाला हमारे चैप्टर का नाम है, स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग से इजी पार्ट से ही हम अपना कवर करेंगे और वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। पहला पार्ट आता है नेचर स्कोप, सेंट्रल प्रॉब्लम्स और पीपीसी के ऊपर आज का एमसीक्यू सीरीज चलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए भाई बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट के बारे में, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जैसी क्लास देख रहे हो आप देखना इसका आंसर क्या आएगा, अपना आंसर देना, और फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा आंसर क्यों गलत हुआ है क्यों सही हुआ, ठीक है। ओके, आइए तो बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा इजी है, रीडिंग करते हैं, बताना मुझे। कह रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, बताओ जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम पढ़ा, जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम आया, बताओ बेटा बताओ, सोचो आंसर, तैयारी ऐसे सिंपल सी बात, क्वेश्चन पढ़ते आंसर क्लिक होना चाहिए। क्या मैं ऑप्शन चेक करूं? चेक कर लूंगा सर, लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन में बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बिहेवियर की स्टडी करता है। क्या यहाँ पे पूरी इकोनॉमी आना चाहिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात आनी चाहिए? चेक करो, पैटर्न समझो, ऑप्शन देख के घोड़ी लटकेंगे हम, अपने आंसर को पहले कर लेंगे विद इन सेकंड। तो बताओ इकोनॉमी की बात कर रहा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंडिविजुअल की बात कर रहा होगा? सर हमें आंसर देखने, ऑप्शन देखने दो। देखो ऑप्शन, ऑप्शन 1 है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दूसरा है एज ए होल, एज ए होल का मतलब एंटायर इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। बताओ बेटा सोचो, सर इजी है बता दो ना। सर इंडिविजुअल हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, देखो ये तो हो गया आंसर, बट कंसेप्ट भी रिवाइज करते हैं सत्र में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो किसी इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की, एक फैक्ट्री की, एक प्रोड्यूसर की, इंडिविजुअल की इश्यूज और प्रॉब्लम को डील करता है। तो दैट इकोनॉमिक्स इज टर्म्ड एज माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल की बात करेगा, नॉर्मली कहीं पे ए लिखा मिल जाए आपको, इंडिविजुअल लिखा मिल जाए तो वो बात करता है। इसलिए आंसर क्या बना? द फर्स्ट वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? हालांकि किसी को डाउट भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर आता, टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मैं रीजन देता रहूंगा, सुनना ध्यान से। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है मेरा, बताओ इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से कारण है, कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। तो क्या आपको ये वर्ड पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सर हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, याद आया? अब बताओ मुझे कौन कौन से रीजन है। पहला बोल रहा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ऑप्शन ए। नंबर 2 स्कैर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नंबर 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। गाइस फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। जवाब दो, आंसर क्या आएगा? पूछा गया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण क्या हैं। तो याद करो, जब अपने अपने कंसेप्ट बैच में पहली क्लास कवर की थी उसी में मैंने आपको बता दिया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, याद आया? हमने बात की थी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, हमने बात की थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने बता दिया, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कंसेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूं साथ साथ में जो हम पढ़ चुके हैं। बताओ, तो हमने बात की थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम 2 टाइप की, स्कैर्सिटी और चॉइस वाली। स्कैर्सिटी में क्या था सर? ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स,
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे स्कैर्सिटी बोलते हैं। चॉइस क्या था सर? लिमिटेड रिसोर्सेज और क्या था? ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं चॉइस। तो बताओ बेटा, ये तीनों की तीनों आइटम, पहला आइटम कौन सा है? देखो चेक करो, कंसेप्ट सॉन्ग करो, एक क्वेश्चन जिंदगी में गलत तुम्हारा नहीं होगा, भी गारंटी है। देखो चेक करो, बताओ यहां पे लिखा अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी सेम है, और ऑल्टरनेट यूजेस। जिन तीन को मैंने हाईलाइट किया, क्या ये तीनों ही तीनों यहां पर है? नहीं? चेक करो, ए बी सी तीनों यहां पर है नहीं है। अगर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, गारंटी है इकोनॉमिक्स में तुम्हारा जिंदगी में ऊपर वाला भी चाहे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा बेटा। तो बताओ तीनों ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? तीनों के लिए लिखा नीचे ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या आएगा? सर टिक कर दो, हमारी तरफ से डी को ताला लगा दो। लगा दूं? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर गाइस। तो जनरली जब क्वेश्चन करते हो तो हमेशा मत ढूंढा करो कि अच्छा क्वेश्चन का आंसर क्या आया। आपको आंसर आता है डजंट मीन कि ओके तैयारी हो गई। नो, ऑलवेज चेक कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट का जोर है, कंसेप्ट है तो हर टाइप के क्वेश्चन को इजीली क्रैक पर बोलो हो जाएगा। डन, चले आगे बढ़े, आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। पूछा क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, सुनना। कह रहा है एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एमओसी क्या होता है? अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे आपसे एक नहीं दो क्वेश्चन पूछूंगा, पर इसका आंसर दो मुझे। एमओसी का मीनिंग क्या सीखा था हमने? क्या लिखा था? याद करो सर, हमने लिखा था मार्जिनल अपोजिटिव कॉस्ट। ऑप्शन चेक करें, अब दिखाता हूं। ए ऑप्शन मार्जिनल ऑब्जेक्ट कैरेक्टर, कोई नाम ऐसा था? सर ऐसा कोई नाम ही नहीं था, काटा लगाओ। अगला मार्जिनल अपोजिटिव कॉस्ट, क्या नाम था? तो ऑप्शन बी तो में मिल ही गया आंसर। फिर भी चेक करते हैं आगे, बोथ ए एंड बी पॉसिबल ही नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं। तो आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? लेकिन एक बात पूछनी है मुझे आपसे, पूछूं? एमओसी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ने पूछ के घुमा के पूछा, टेल मी, ये नहीं कि बुक में 15 क्वेश्चन लिखे 15 कर ले, ना ना ना। प्रैक्टिस ऐसी कि क्वेश्चन में गलत ना हो। बताओ एमओसी का दूसरा नाम क्या है? अगर आप मार्जिनल अपोजिटिव कॉस्ट की बात करते हो, इसी का सेकंड नाम क्या है? इसी को बोलते हैं बेटा एमआरटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली ये वही है जो कि पीपीसी कर्व के स्लोप का रीजन बनता है। ये वही है जो पीपीसी कर्व के स्लोप का रीजन बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ू तो क्या आंसर आया? थर्ड का आंसर क्या आया? बी। समझ में आया? ओके आगे आते हैं। समझ में आने का मतलब पूछ रहा हूं कि रीजन पता है नहीं पता, ये नहीं कि अच्छा क्वेश्चन आंसर पता हमको। ओके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 4 कहता है बेटा, सुनना, रीडिंग करता है आपके साथ, आप बताओगे मुझे। व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी? जवाब दो। तो क्या एक रीजन है? नहीं सर, रीजन तो बहुत सारे हैं, हमें तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चूज करना है। बट मुझे एक बात पूछनी है आपसे, बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर चेक करो पीपीसी कर्व की शेप नॉर्मली क्या होती है? पीपीसी कर्व की शेप नॉर्मली होती है कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो शेप होती है पीपीसी कर्व की। अब मुझे बताओ, कह रहा राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या है? पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब कब होता है? तो एक बात सोचो प्रैक्टिकली, रट्टा नहीं मारो, सीखो। जिनको नहीं पता वो भी सीखो ध्यान से। जिन्होंने कंसेप्ट बैच पढ़ा उनको दिक्कत कभी गारंटी आएगी नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूं मैं। नॉर्मली पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड कब होता है? तो पीपीसी कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने का सिंपल रीजन तो यह हुआ कि जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन की पोटेंशियल बढ़ेगी। तो ये सिंपल सी बात, क्योंकि पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहलाता है? सर प्रोडक्शन की मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल को शो करता है। तो बताओ, सोचो, लगाओ दिमाग, पीपीसी राइटवर्ड कब होगा? इसका मतलब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा। बोला हाँ है ना? ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो चेक करो क्या पूछ रहा है, राइटवर्ड कब होगा? तो ऑप्शन में क्या आएगा? पहला है माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन बोलता है लेबर की बात कर रहे हैं कि लोग यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। दूसरा वॉर की वजह से, बताना। चेक करो इनमें से किसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है? लोग छोड़ के चले गए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर। क्या वॉर में प्रोडक्शन बढ़ता है क्या? नहीं सर। पर बताओ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, कोई नई स्किल डेवलप करवा रहे लोगों के अंदर, ट्रेनिंग दे रहे हो उनको, बताओ तो क्या इसकी वजह से इन तीनों में किसकी बढ़ेगा? लास्ट तो नन ऑफ द अबव है। तो क्या तीनों में कोई आंसर करेक्ट है? नहीं है। ऑब्वियस सर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द राइट आंसर, क्योंकि इससे क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी और पीपीसी का शिफ्ट होगा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। उल्टा पूछ लेता कि बताओ इनमें से किसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो आंसर इनमें से आता हमारे पास में। समझ में आया बेटा? तो कंसेप्ट क्लियर है, आंसर हमेशा एक्यूरेट रहेगा। आगे बढ़े,
फोर्थ क्वेश्चन हो चुका। आता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बात करें पढ़ना, नॉर्मल पार्ट, अभी अभी बात की थी इसके बारे में, फिर से आ गया छुपा रुस्तम है। बोला एमआरटी की फॉर्मूला क्या होता है। अभी सिर्फ मैंने मीनिंग बताया था एमआरटी क्या होता है, हालांकि कंसेप्ट बैच में हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया था। यस, वही कंसेप्ट बैच जो आपने यूट्यूब पे पूरा कवर किया। अब बताओ मुझे, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये पीपीसी कर्व के स्लोप का रीजन है। नंबर वन, फॉर्मूला क्या सीखा था। अब मजा आएगा यहाँ पे बात करने में मुझे आपसे, अब गारंटीड, क्योंकि आपको यहाँ पे डाउट होने वाला है क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है एमआरटी इज इक्वल टू चेंज इन एक्स अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, आगे आओ। MRT इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ये तो आंसर है ही नहीं। तीसरा, MRT इज इक्वल टू चेंज इन एक्स इंटू चेंज इन वाई, इंटू तो होता ही नहीं है। लास्ट है MRT चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब यहां पे चेक करो बेटा, ऑप्शन ए, बी और सी को तो हमने काटा मार के उठा के बाहर फेंक दिया, बट सोचो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कौन सा करेक्ट है। आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि एक्चुअली जब भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आप देखेंगे बुक में आएगा आपके पास, कहीं एनसीईआरटी के पार्ट में आएगा, आपकी बुक के अंदर लिखा होगा, तो वहां पर आपका जो आंसर दिया हुआ मिलेगा ना, वो ये दिया हुआ मिलेगा नीचे वाला। बट मेरा क्वेश्चन है क्यों, क्या बुक ने आंसर दिया करेक्ट आंसर है क्या? नो सर। क्या मुझे बताओ, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इस 20 चीज के ऊपर मैंने प्रॉपर कंसेप्ट क्लास में करवाया था। बोलो याद है? जवाब दो। यहां पर मुझे बात बताना, पूछना, अगर मैं लिखूं MRT इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, प्लीज कंसेप्ट सीखो ताकि क्वेश्चन ऐसे कभी भी जिंदगी में आए, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो मैं सारे कर पाओगे फिर। दूसरा बोला MRT इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। बेटा एक बात बताओ, हमने सीखा था कि सर ऊपर जो लिखा जाता है वो लॉस होता है, लॉस मतलब सेक्रीफाइस, कि हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस इन वन कमोडिटी विल बी द गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, यही सीखा था। तो ऊपर लॉस, नीचे गेन का पार्ट लिखा जाता है, तो भैया वो तो यहां भी फिजिबल है कि अब इसका मतलब क्या हुआ। तो याद रखना, ऐसे प्रश्नों के अंदर इसे बोलता है दोनों, देखो ए भी ठीक है डी भी ठीक है बेटा, याद रखना ए भी ठीक है डी भी ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है जब आपने अपने ग्राफिकल पार्ट में, सुनना ध्यान से, अगर एक का प्रोडक्शन, मान लो मैं कहता हूं, मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा कमोडिटी एक्स, प्लीज फोकस सामने बेटा, अगर ग्राफिकल में यहां पर एक्स लिखा और यहां पर वाई लिखा मिल रहा है और पीपीसी कर्व की बनाने की बात हो रही है, तो चेक करो इस कर्व के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। चेक करो इस कर्व के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कि एक का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और दूसरे के प्रोडक्शन को गिरा देना। याद आया? तो गिर किसका रहा है? वाई का। तो अगर आपका ग्राफ में यहां वाई यहां एक्स है तो दिस इज द राइट आंसर, रिमेंबर। और अगर आपके कर्व में यहां पर एक्स यहां पर वाई है, दिस इज द राइट आंसर गाइस। तो ऐसा नहीं रट्टा मारना, आंसर का लॉजिक होता है। एक का ऊपर हमेशा, याद रखना, सिखाया था मैंने क्लास के अंदर, ऊपर हमेशा जब भी कोई कमोडिटी लिखी जाएगी, चाहे वो एक्स लिखी मिले चाहे वाई लिखी मिले, हमेशा वो कमोडिटी लॉस या सेक्रीफाइस यूनिट लिखी जाती है। और फॉर्मूले को पढ़ने का पैटर्न भी यही होता है बेटा। तो आंसर क्या है? अगर मैंने इसको फॉलो किया द आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर, नॉट द A1। बट याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के मैंने आपको दिया था कि आपको कंफ्यूजन हो। इसमें ग्राफ का पॉइंट मैं कहूंगा रिकमेंडेशन, तो रेफरेंस देना पड़ेगा एग्जामिनर को। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये था हमारा कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आता हूं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या बोल रहा है, पढ़ना। इकोनॉमिक एनालिसिस आर, जो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो या इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करना क्या है, पढ़ना। पहला बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, नंबर 1, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, नंबर 2, तीसरा रेगुलर इकोनॉमिक एनालिसिस, नंबर 3, बोथ ए एंड बी। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, हम तो इसलिए बोलता हूं बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नॉर्मली अगर उसने नहीं लिखा, स्पेसिफिक नहीं किया, तो याद करो इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट, जो साइंस एज पर रॉबिन्स का कहना था, समझाया था मैंने पूरा कंसेप्ट, याद करो। एज पर रॉबिन्स के कहने के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स साइंस है। पर साइंस में दो बातें पढ़ी आप लोगों ने, एक ने कहा पॉजिटिव साइंस है और एक ने कहा था नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस वो साइंस जो की बात करती है व्हाट इज, which deals with what is। प्लीज सीखो ताकि तभी तुम्हें आंसर करेक्ट समझ में आएगा। रट्टा मारना बंद करो इकोनॉमिक्स के अंदर, हमेशा रेवन से बोल रहा हूं। नंबर 2, नॉर्मेटिव साइंस का मतलब व्हाट ought टू बी, और आई कैन यूज दी वर्ड व्हाट शुड बी। बोलो हाँ है ना?
तो जवाब दो, सोचो, लगाओ दिमाग इस बात के ऊपर। इकोनॉमिक्स में तो दोनों चीजें होती है बेटा। अक्सर बच्चा नॉर्मेटिव करके आता, क्यों करके नॉर्मेटिव? जब तक सिर्फ ऑट टू बी की बात नहीं की, व्हाट शुड बी की बात नहीं की, तब तक आपका नॉर्मेटिव नहीं हो सकता। बट इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम का पता लगाना और फिर सॉल्यूशन निकालने की बात होती है। तो प्रॉब्लम क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों ही इकोनॉमिक स्टडी का हिस्सा है। तो आंसर क्या आएगा बताना फिर? ओ इजी, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर। जहां पे ऑट टू भी लिखा मिलता खाली, मतलब बोलता है गवर्नमेंट शुड इंपोर्ट द आइटम्स, शुड इंपोर्ट द लैपटॉप्स, तो शुड लिखा गया तो कौन सा आंसर आता? नॉर्मेटिव। रिमेंबर, बोला कोविड 19 में ऐसा हुआ था, इतने लोग मारे गए, तो क्या बोलते? पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो कहने जो बताता है किसके बारे में? करंट के बारे में, जो हो चुका है। व्हाट इज प्रॉब्लम क्या है, वो है पॉजिटिव। जो नहीं हो क्या बोलते हैं? होना चाहिए क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव। लेकिन जब कॉमनली बोला गया तो दोनों के दोनों आपके इकोनॉमिक एनालिसिस का आंसर बनते हैं। दैट इज कॉल्ड डी इज द राइट आंसर बेटा। समझ में आया? आगे बढ़ू, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, मैं तो रीडिंग कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भी हाथ पे रीडिंग कर रहा हूं। सुनना, बोला भैया व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेटा किसकी बात कर रहे हैं? MOC, MOC, when MOC increases तो PPF की शेप कैसी होगी ओरिजिन की ओर? बताओ। 3 शेप थी, याद है? PPF, दैट इज PPF, PPC, सर कॉन्वेक्स, कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन तीनों बन सकता है। तो जवाब दो, हमने पढ़ा था, अभी आंसर पढ़ना बाद में, रिप्लाई करना बाद में, पहले बताओ मुझे MRT या MOC का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना और कांस्टेंट होना में से कौन रीजन है, किस किस का? तो याद करें, पहले इसका आंसर दो मुझे। अगर एमओसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या शेप कैसी बनती है? इवन हमने बाय टेबल इसको क्लास में प्रूव भी किया था, हमारी कंसेप्ट सीरीज में हमने इसको पूरा पढ़ के प्रूव भी किया है। तो कौन सा था? कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, डायरेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव? बताओ बताओ बताओ, सोचो, गैस करो, याद करो, आंसर मिलेगा। क्या इसका आंसर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, स्ट्रेट है? बोलो बोलो, इसका मतलब स्ट्रेट बोला, डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट। सर हमें याद आ गया, हमें याद आ गया सर, भूले नहीं है। इंक्रीज होने पे शेप बनती है कॉनकेव, डिक्रीज होने पे शेप बनती है कॉन्वेक्स और कांस्टेंट पे स्टेट बनती है स्ट्रेट। तो as per this question, the line is here is increasing, that means the shape will be concave to the origin and the right answer is this, without any doubt। आंसर मिल चुका भाई, समझ में आया? इसलिए कहा था पढ़ लो जाके, जिन्होंने अभी भी कवर नहीं किया कंसेप्ट बैच को कवर कर लो, हर एक चीज वहां डिटेल में समझाई है बेटा। आगे बढ़े, चलो ये चेक करो तुम कितने पानी में हो, इसीलिए क्वेश्चन सीरीज हमारे पास में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर, बताना बेटा रिसोर्सेज का एलोकेशन मतलब बंटवारा किसके अंडर में आता? अंडर मतलब क्या बात कर रहा है? पहली बोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हिस्सा है, नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम का हिस्सा है, नंबर 3 अपोजिटिव कॉस्ट का हिस्सा है, नंबर 4 या मार्जिनल डिमांड का हिस्सा है? बताओ, सोचो, रट्टा मारना पड़ेगा है ऐसा? नो, सोचो। रिसोर्सेज का एलोकेशन आप लोगों ने कहां पढ़ा था? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में तो स्कैर्सिटी आती है और चॉइस आता है, तो ये तो आंसर है नहीं, यहां तो हमने एलोकेशन की बात ही नहीं की थी। लेकिन याद करो सेंट्रल प्रॉब्लम में जब आपने सीखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू डू, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बताओ, तो यहां पर हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में लाइन सीखी थी कि दिस प्रॉब्लम डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या था? सीखा था कौन सी गुड्स बनाओगे, कौन सी सर्विस बनाओगे। तो बताओ, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, तो आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर बेटा। समझ में आ गया? तो क्या है 8th क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा? बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में डाउट रहेगा, मैं चाहूंगा जरूर लिखना, क्योंकि रेगुलर तरीके से तुम्हारा पूरा पार्ट कवर करवाया जाएगा, सारे पार्ट के अंदर कवर करेंगे हम लोग। चले आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सुन तो, कह रहा ब्लैंक स्पेस, लंबा सा स्पेस दे दिया और बोल रहा, कह रहा इज डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब कोई ना कोई डेफिनेशन दी गई है, पहले डेफिनेशन कौन सी है? इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट in terms of number of units of goods sacrifice, additional cost of sacrificing to the production of additional unit of other। बताओ बेटा कुछ ऐसी डेफिनेशन कहां सीखी तुम लोगों ने? एक का सेक्रीफाइस, एक का गेन, एक का सेक्रीफाइस, एक का गेन, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं
अब आपके मैंने प्रश्न तो आंसर तो मिल चुका, एमआरटी को बोलेंगे, एमओसी को बोलेंगे, है ना, आया ना। बट यहां पर भी दोबारा से आ गया कौन सा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। दिखाता हूं, ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, सुनो भैया। कह रहा है एमआरटी आज द आंसर है, एमओसी आंसर है, पीपीएफ आंसर है, राइटवर्ड शिफ्ट इज द आंसर। भैया कॉमन चीज सोच के देखना, अब दिमाग लगाना। ये आंसर तो है नहीं क्योंकि पीपीएफ की डेफिनेशन ही नहीं है। ये आंसर भी है नहीं क्योंकि इसकी बात भी नहीं कर रहा, ये डेफिनेशन की बात कर रहा है। तो या तो एमआरटी या एमओसी। लेकिन सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और हमने क्लास में भी सीखा था, जिन्होंने कंसेप्ट बैच सीखा उनको दिक्कत नहीं आएगी। मैं सबके लिए बोल रहा हूं जिनको डाउट इसमें अभी आ रहा है। एमआरटी एमओसी दोनों सेम है, ये मैंने बोला था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एज पर दिस क्वेश्चन विच आंसर यू शुड चूज, कौन सा करोगे? क्या वो एमआरटी होगा, एमओसी होगा? गेस करो। सर हमें कैसे पता, हम तो कंफ्यूज हो गए फिर से। बेटा चेक करना, ऊपर डेफिनेशन दोबारा पढ़ना। डिफाइन एज दी, या वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। अगर यहां वर्ड मिलता एडिशनल रेट, सुनना, अगर वर्ड मिलता एडिशनल, वो रेट, सुनना फर्क समझना, वो रेट जिससे एक कमोडिटी की यूनिट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है और दूसरे को गेन किया जा रहा है, दैट रेट इज टर्म्ड, उस रेट को बोलते हैं एमआरटी। रेट होता तो एमआरटी चूज करते, बट वहां रेट नहीं है, वहां कॉस्ट है। इसलिए आंसर कौन सा है बेटा, एमओसी इज द राइट आंसर। कॉस्ट कौन सा है, मार्जिनल अपोजिटिव कॉस्ट। इसका मतलब ऑप्शन दोनों सही होने की वजह से बात भी हमने चूज किया बी पार्ट को। समझ में आया? अक्सर बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत नहीं होता बेटा, इसे बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ू, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनो भाई लोगों। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आपके बारे में, सुनना, सुनो सुनो सुनो। कह रहा भैया रिच पीपल, पढ़ना प्लीज ध्यान से, रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से इकोनॉमिक एनालिसिस एग्जांपल है? अभी कुछ टाइम पहले सीख के आए हो, इसमें दो चीजें आती हैं, वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, दूसरा इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए इज अबाउट नॉर्मेटिव, शुड बी। क्या है, व्हाट इज, ये है पॉजिटिव। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। रिच पीपल क्या लिखा है बेटा, पढ़ना, क्या लिखा है, रिच पीपल शुड बी, होना चाहिए लिखा है या इज लिखा है? ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर क्लिक हो, ऐसी होनी तैयारी तुम्हारी। बताओ क्या आंसर आएगा? शुड बी मतलब कौन सा, चेक कर लो, पॉजिटिव है या प्रोडक्टिव है या नॉर्मेटिव है या नन ऑफ द अबव। बताओ सर, सिंपल स्टेट आंसर इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि शुड बी वर्ड आया इसलिए क्या आएगा, होना चाहिए, मतलब द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर। बेटा समझे, क्लियर हुआ? आगे बढ़ू, आप दिखाता हूं, चलो नेक्स्ट पे आता हूं बेटा, सुनना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चलो बात कर लेते। क्या कह रहा है, सुनो सुनो सुनो। ये कहता है भैया एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एन इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू मार्केट फोर्सेस। याद करो हमने सीखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 तरह की होती है, मार्केट, सोशलिस्टिक एंड कमांड, याद आया? सॉरी, मार्केट, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड, याद आया? सीखा था। तो चेक करो, इसने एक वर्ड यूज किया है यहां पर कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑल, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज के कारण डिसीजन है वो ऑर्गेनाइज होते हैं मार्केट फोर्स, बोलते हैं बेटा डिमांड एंड सप्लाई को। मैंने कहा ना जिनका कंसेप्ट भी वीक होंगे वो भी समझ में आएगा उनको ढंग से, जिन्होंने कंसेप्ट सीरीज सीख रखी होगी उनको दिक्कत आएगी ही नहीं, डैम श्योर, गारंटीड हूं मैं। बताओ मार्केट फोर्सेस कौन सी इकोनॉमी में डिसीजन लेते हैं? क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या वो मार्केट इकोनॉमी है, क्या वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है? पहली बात तो सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट दोनों सेम होती है, तो ये तो वो है नहीं। यहाँ तो डिसीजन कौन लेती है, यहाँ तो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, या सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी का होता है। बोलो याद है, ये लिखा था हमने, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो मिक्स है या मार्केट है? सर मिक्स में भी होता है, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स में भी होता है, इसमें तो होता है। तो लेकिन क्या बोला, पूरा बोल रहा है ऑल, यहां पर पार्शियल वर्ड यूज नहीं किया मेरे लाल, यहां वर्ड यूज किया ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन गवर्न करता है।
बोलो कौन करता है? तो आंसर इज क्लियर सर, हमें पता है कौन सा आंसर है बेटा. द आंसर इज द मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको इज सच काइंड ऑफ इकोनॉमी जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वाले डिसीजन कौन लेता है? आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्सेस. डिमांड जितनी सप्लाई उतनी. याद आ गया? चले आगे आते हैं. तो 11th का आंसर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर गाइस. ये आंसर ठीक है इसका. मिक्स नहीं आएगा. ठीक है, अगर ऑल नहीं होता तो हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी है. डन है, आगे आते हैं. 14 अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, फटाफट से पढ़ो. कह रहा है भैया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज क्वेश्चन पढ़ना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1000 मिलियन क्विंटल्स ऑफ व्हीट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज डिसाइडेड, डिसाइड कर लिया है, कर लिया था, 1000 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस करेगी इस साल. ये डिसीजन गवर्नमेंट का किस सेंट्रल प्रॉब्लम से कनेक्टेड है? बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी? पहले तो याद रखो, इकोनॉमिक अलग है, सेंट्रल अलग है. मेरे लाल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछा गया तो वो है स्कैर्सिटी और चॉइस वाला पार्ट. सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. नाउ टेल मी, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया ये प्रॉब्लम किससे कनेक्टेड है? व्हाट टू प्रोड्यूस से, हाउ टू से, या फॉर हुम टू प्रोड्यूस? बताओ. करेगी, बोल दिया करेगी, तो बताओ क्या ये व्हाट टू प्रोड्यूस है, क्या ये हाउ टू प्रोड्यूस है, या फॉर हुम टू प्रोड्यूस है? याद करो, क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? क्या यहां टेक्नोलॉजी की बात की है? नहीं की है. किसके लिए बना रहे हो, बात की है? नहीं की है. ना तो ये ना तो ये. आंसर इज व्हाट टू प्रोड्यूस. बोलो क्लियर हुआ? बोला है डिसाइड कि प्रोड्यूस करेगी इतना पार्ट, तो ये प्रॉब्लम कौन सी है? इससे पार्ट में कनेक्टेड है. आगे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन, ध्यान रखना. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है which is not a subject matter of macroeconomics. क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर माइक्रो मैक्रो दोनों की बात की. तो टेल मी, बताओ बेटा मुझे, इनमें से कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड नहीं है? तो आंसर क्या है? क्या वो एम्प्लॉयमेंट लेवल है? बोला नोट, नोट बोला है. एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये तीनों के तीनों बेटा मैक्रो के पार्ट बनते हैं. इसलिए कौन सा नहीं है? ये वाला पार्ट इसका हिस्सा नहीं है. तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मार्केट प्राइस का डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ये तीनों नहीं होते. बोलो क्लियर हो गया? आगे आओ, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. सर इतने और कितने कराओगे? बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बस 2 क्वेश्चन. ठीक है, सुनो अगला प्रश्न. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अनाउंस रिलीफ पैकेजेस फॉर माइग्रेंट लेबरर ड्यूरिंग पैंडेमिक 2020. कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया था. अनाउंस्ड हो चुका है, शुड नहीं लिखा, शुड अनाउंस नहीं लिखा, अनाउंस रिलीफ अनाउंस किया था. रिलीफ पैकेज मिलेगा. जो लोग यहां से वहां शिफ्ट कर रहे थे, देखा ना, लोग भाग रहे थे उस टाइम पे, दिल्ली से बाहर भाग रहे थे, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, पॉकेट खाली थी, खाने पीने भूखे मर चुके, वो वाली कंडीशन की बात कर रहा है. तो बोल रहा है बताओ ये स्टेटमेंट कौन सी है? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, बोथ, या कोई भी नहीं? टेल मी. सर सिंपल सी बात है, ये हो चुका है. प्रॉब्लम इज पॉजिटिव, इट इज नॉट नॉर्मेटिव. समझ में आ गया? आते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, फिर खत्म करते हैं. ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड सप्लाई वाला पार्ट. बोला भैया सुनना, क्वेश्चन 15, इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, जब आप हाउ टू प्रोड्यूस वाला पार्ट डिसाइड करते हो तो इकोनॉमी शुड कंसीडर. बताओ हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ाया था? व्हाट टू प्रोड्यूस में तो क्या कितना बनेगा, कितनी क्वांटिटी में बनेगा, रिमेंबर. पर हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ा था? ये किससे कनेक्टेड है? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. याद करो, हाउ टू प्रोड्यूस में आपने बात की थी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव की. याद आया? तो बताओ आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर. सिंपल सा फंडा, दोनों दे रखी है, खत्म. तो गाइस ये था हमारे पास में अपना फर्स्ट पार्ट के ऊपर, इजी वाला पार्ट. क्योंकि इजी मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर जरा मजेदार नहीं बन पाते हैं, लेकिन जितना अच्छा निकल पाया, जितने क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कंसेप्ट वाइज कवर कर लिए. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पास में अपना कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड सप्लाई वाला पार्ट. तो जुड़े रहिएगा. और अगर आपने इनके आंसर एकदम एक्यूरेट करेक्ट किए, या कोई आंसर में आपको लगा कि नहीं मेरा आंसर गलत आया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में करूंगा. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर. ये वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार अब आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाएंगे और आगे तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, बाय. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट.
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, a student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे